नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि घबराइए मत, हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराया जाएगा। सरकार सबकी समस्या दूर करने को संकल्पित है। और यूपी के गोरखपुर में बुधवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां पावन गोरक्ष नगरी गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में संस्थापक सप्ताह समारोह 2024 का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जब 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने एक छोटे से बीज को रोपित किया होगा, तब साधन नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। एक और देश के अंदर आजादी की लड़ाई हिलोरे ले रही थी और दूसरी तरफ इस बात का एक दृढ़ विश्वास भी कि हमारा देश बहुत दिनों तक अब गुलाम नहीं रहेगा, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। लेकिन आजाद भारत में कैसे लोगों के हाथों में देश की बागडोर होनी चाहिए, यह देश कैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली पीढ़ी के सामने एक आदर्श हो, स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक हो, उस भाव के साथ 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। और अब तो 92 वर्ष की इस यात्रा के समग्र मूल्यांकन का समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के सामने भी है। एक यात्रा पूरी की और उस यात्रा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होना चाहिए, एक धार्मिक संस्था को, एक शैक्षणिक संस्थान को, एक व्यक्ति के नाते, ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ कृत्य के नाते, यह हम सब के लिए मूल्यांकन का एक अवसर भी है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं आज के समय में कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया के मन में एक विश्वास बढ़ा है। याद रखना, दुनिया का विश्वास भारत पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत अब एक नए भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। याद रखना, दुनिया उसी का अनुसरण करती है जो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने का एक जज्बा रखता है। जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता और दूसरों को खड़ा होने की प्रेरणा क्या देगा। और आज जब दुनिया की मानवता के सामने एक चुनौती है स्वयं के लिए और पूरी मानवता की रक्षा के लिए, उन स्थितियों में दुनिया की विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है भारत।
आज के वैश्विक परिदृश्य में आप इस बात को देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक समारोह की शुरुआत बुधवार सुबह से ही हो गई है। 7 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ। समापन भी इसी मैदान पर 10 दिसंबर को होगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंटर कॉलेज का, जहां पर आज देखिए कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। यहां पर मुख्यमंत्री शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह जो है वो शुरू हो चुका है और इसका समापन देखिए इसी कॉलेज में होने वाला है और वो तारीख है 10 दिसंबर, जहां पर 10 तारीख को इस पूरे सप्ताह कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। एक सप्ताह तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और जहां पर जनता को भी संबोधित किया और इसी के साथ साथ इसमें पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आरती करते हुए भी देखिए नजर आ रहे हैं, दीप प्रज्वलित करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद से मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का भी जिक्र किया। और आगे बढ़ते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत और चीन के रिश्ते को लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Honorable Chairman, sir, I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House, sir, is cognizant of the fact that China is in illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflict and the events that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable and mutually acceptable framework for boundary settlement. Honorable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the line of actual control, LAC, in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to a disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. The House, sir, is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had seen not only fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and to restore peace and tranquility. Sir, the contemporary phase of our ties with China dates back to 1988, when there was a clear understanding that the Sino-Indian boundary question will be settled through peaceful and friendly consultations. In 1991,
the two sides agreed to maintain peace and tranquility in the areas along the LAC, pending a final settlement of the boundary question. Thereafter, in 1993, an agreement was reached on the maintenance of peace and tranquility along the LAC. Subsequently, in 1996, India and China agreed on confidence-building measures in the military field. In 2003, we finalized a declaration on the principles of our relations and comprehensive cooperation, which included the appointment of special representatives. In 2005, a protocol was formulated on the modalities for implementations of CBMs in the military field along the LAC. At the same time, the political parameters and guiding principles for the settlement of boundary question was also agreed upon. In 2012, a working mechanism for consultation and coordination called WMCC was established. A year later, we reached an understanding on border defense cooperation as well. Honorable Chairman, sir, the purpose of my recalling these agreements is to underline the elaborate nature of our shared efforts to ensure peace and tranquility in the border areas. और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव, ये देश की जनता को बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कल राज्यसभा में नियम 267 के तहत अर्थात सभी कार्य रोककर कोई मुद्दा डिस्कस किया जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अलग अलग विषयों के लिए आए थे। इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने, किसी 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था, जबकि बहुत बात समझी जा सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही विषय हो सकता है। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेके चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का
तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, जो शायद महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और दमन, दोनों अत्याचार और उसके बाद उसका दमन, उसमें भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? हिमाचल में आपकी सरकार है, 2023 में वहां प्राकृतिक आपदा आई, क्या आपकी संवेदना जागी थी और आप वहां लोगों से मिलने गए थे? इसी वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की वो घटना जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? महाराष्ट्र के परिणाम आ गए, नई सरकार का गठन होने जा रहा, पर 2020 की पालघर की मॉब लिंचिंग, उसके बारे में तो कोई एक शब्द तक नहीं सुनाई पड़ा था। 2022 में करौली में हिंसा हुई थी, तो क्या आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी थी? और अभी, वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, करहल में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था, किसी की कोई संवेदना नहीं जागी थी, किसी ने जाने हाल लेने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आपके और वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2024-25 के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ और ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज षष्ठम अखिल भारतीय जो है प्राइज मती पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं को पुरस्कृत किया। फाइनल मैच को कुछ देर तक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम ने कितना शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही थी। मैं इस अवसर पर विजेता टीम को तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ उप विजेता टीम को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं एक शानदार खेल के लिए। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खिलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम
कि जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो, वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं, उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे, प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए, और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। यह जो प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से यहां पर आज जो उपलब्ध हो रही है, जो ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, जो न केवल जिनका सार्वजनिक जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था, उतना ही उनका खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 12 टीमों ने भाग लेकर के देश भर की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग लिए। उन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया और प्रतियोगिता में आज जब विजेता टीम यहां पर विजेता टीम है।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।